गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संजीव पोसवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग अड्डा उसमें स्वागत करता हूं फिर से, जिसमें हम 10 करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आ रहे हैं। हम 10 क्वेश्चन पर डे पढ़ाते हैं, पर डे समझाते हैं, उनके बारे में बहुत सारी नई नई बातें बताते हैं, जिसको हमने नाम रख रखा है। क्या नाम रख रखा है दोस्तों, बताओ क्या रख रखा है? आओ एआई की गहराई में गोता लगाएं। ठीक है। और ये 3 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स है। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम लोग जो है इस क्वेश्चंस की आज शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है मोटिवेशनल थीम। बात करने से ही बात बनती है। पहले तो हम अपना स्लोगन बोल दें, मॉर्निंग टी विद मी। आप लोग भी चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। बात करने की से ही बात बनती है, बात ना करने से अक्सर बातें बनती हैं। देखो ये दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन मैंने आजकल एक चीज़ देखी है, वो आपने भी देखी होगी। परिवार जो है ना, परिवार में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि दो भाइयों को भी, अगर दो भाई हैं और एक भाई और दूसरा भाई बड़ा छोटा भाई है, इन दोनों के बीच में भी क्या कहते हैं, बात करने के लिए एक मीडिएटर चाहिए, मध्यस्थता। ऐसी पिता है, पुत्र है, उनके बीच में भी एक मीडिएटर आ जाता है। माँ है, बेटा है, उनके बीच में भी एक मीडिएटर आ जाता है। तो ये मध्यस्थता वाले लोग जो होते हैं ना, मध्यस्थता चाहिए, मध्यस्थता। ये मध्यस्थता कहीं ना कहीं परिवार को बिखेर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको किसी से बात करनी है ना, तो स्पष्ट कीजिए, क्लियर कीजिए, बात खत्म। अच्छी लगेगी बुरी लगेगी वक्त बताएगा, लेकिन आपको बतानी चाहिए अपने मन की बात, उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है, मेरा कहना ये है। और सच्चाई तो यही है कि बड़ा भाई जो होता है वो पिता तुल्य होता है। छोटे भाई को कभी भी उसका जो है अपमान नहीं करना चाहिए। ये गीता में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है, हमारी सनातन संस्कृति में भी लिखा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इस बात को समझ लीजिए कि आपको बात करनी चाहिए, चाहे आपके पिता हों, आप पिता की भूमिका में हो, या आप बेटे की भूमिका में हो, या छोटे भाई की भूमिका में हो, बड़े भाई की भूमिका हो, माँ की भूमिका हो। मतलब बात करनी चाहिए, बात कम नहीं होनी चाहिए। उम्र बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से बात करने का तरीका बदल जाता है, बात नहीं कह पाते हैं, मीडिएटर चाहिए होता है। तो वो जब मीडिएटर आता है ना, तो तभी परिवार में जो है क्या कहते हैं, गड़बड़ शुरू होती हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपस में ही बात कीजिए। ठीक है, चलिए ये मेरा कहना था। शायद आप लोगों को ये बात अच्छी लगे, तो इसको ज़रूर फॉलो करें, अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल में ही किसे नियुक्त किया गया है? अब मैं आप लोगों को पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ क्या है ये। पहले तो हम बात करते हैं, एक गवर्नर है, कितने एक गवर्नर होता है, क्या नाम है उस गवर्नर का? इस समय संजय मल्होत्रा है, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। नंबर 1 है टी रविशंकर, याद रखेंगे इसको। दूसरे हैं स्वामीनाथन। तीसरी महिला है पूनम गुप्ता। और चौथे कौन है, ये आ गए, श्रीश चंद्र मुर्मू। ये कैग भी थे। चौथे ये हैं श्रीश चंद्र मुर्मू, शीरीष चंद्र मुर्मू। तो टोटल 5 हो गए, 5 हो गए। इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति अपॉइंटमेंट की जाती है पीएमओ से, प्रधानमंत्री ऑफिस से, प्रधानमंत्री कार्यालय से। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी इसको देखते हैं। कार्यकाल कितना होता है इनका? 5 वर्ष कार्यकाल होता है दोस्तों। कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष कार्यकाल होता है। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। अब चलते हैं हम एआई की गहराई में गोता लगाने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कल मैंने अपनी क्लास में बहुत अच्छे समझाया था, और उसकी गहराई की तरफ चलते हैं। पहले गहराई का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आरबीआई क्या है? तो आरबीआई के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। आरबीआई एक्ट बना था 1934, ठीक। और उसके बाद 1 अप्रैल, मेरे साथ नोट करते चल जाएंगे, आरबीआई की स्थापना हुई। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे साहब सब शुरू कर देते हो, वो नहीं बताते हो इसकी क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ भाई? हेडक्वार्टर है बम्बई, ठीक।
1 अप्रैल को। 1 जनवरी 1949 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब सरकारी कर दी गई। ठीक। दूसरी चीज, पहले गवर्नर जो 1935 में बने उसका नाम है सर ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर जिनका नाम है CD देशमुख। बात समझ रहे हो? फिर इस समय जो है 26वें गवर्नर है, AI की गहराई में चल रहे हैं। 26वें गवर्नर जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। ठीक। अब आगे चलते हैं। RBI होती क्या है? तो बैंकों का बैंक कहते हैं, मतलब जितनी कमर्शियल बैंक है बैंकों का बैंक बोलते हैं। अब भाई इनमें तो बैंकों का खाता, इसका मतलब इसी बैंक में है, सारी बैंकों का खाता इस बैंक में। सीधे शब्दों में समझो, वो कहते हैं ना नो बकवास। ठीक है, सीधी बात नो बकवास। तो सीधी बात है कि बैंकों का बैंक होता है और भारत सरकार का खाता इसमें होता है, तो भारत सरकार का बैंक भी, मतलब सरकार को अगर इससे पैसे चाहिए, उधार चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो ये लेगा, यहाँ से लेगा, सारा कुछ माल मटेरियल यहीं पर होगा। ठीक है। काम क्या होता है RBI का? काम वर्किंग तो बहुत सारी है उसकी, लेकिन जो मैं आप लोगों को आज समझाने वाला हूँ, क्योंकि RBI पूरा इसमें समझा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वर्किंग फिर भी समझाता हूँ। उसका काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। लोग कहेंगे हिंदी में बता दो, तो मैं कह देता हूँ मुद्रास्फीति को नियंत्रण, ये मेन काम है। अब जब जाहिर सी बात है आपको मेन काम है, तो उसके लिए टूल भी रखने पड़ेंगे। टूल क्या रखने पड़ेंगे? आ जाओ इधर, आ जाओ फिर से। तो जो मुद्रास्फीति होती है, पहले तो उसे समझ लें। इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन को सीधे शब्दों में कहो साहब, महंगाई बढ़ गई। महंगाई का बढ़ना। और महंगाई का बढ़ना कैसे होता है साहब? ऐसे होता है जैसे कि मान लीजिए डिमांड, मांग का बढ़ना, याद रखेंगे भी सीधी बात, मांग का बढ़ना और सप्लाई पूर्ति का कम होना। फॉर एग्जाम्पल, मांग का बढ़ना और पूर्ति कम होना। जैसे मान लीजिए अभी गर्मी आ गई, तो गर्मी में एकदम से AC कूलर पंखों की डिमांड बढ़ जाती है, तो कूलर पंखे महंगे हो जाते हैं। छोटी शब्दों में समझो, ये तो हो गई कैसी मौसम जनित। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लोगों पर पैसा ज़्यादा आ जाता है। क्या आ जाता है? पैसा। और जब पैसा ज़्यादा आ जाता है, तो जब घर में रोटी मिलने लगती है, तो क्या कहते हैं? बोले वो एक काम करो, पर्दे भी टांगने हैं भाई, हैं, TV भी लेकर आना है, ये वाला तो ख़राब हो गया। ठीक है। और वो ये वाली चीज़ भी करनी है, डेकोरेशन भी करनी है, ये करनी है। जब तक आदमी को रोटी नहीं मिलती, वो रोटी के जुगाड़ में लगता है। जैसे ही रोटी उसकी जो मिल जाती है, तो पर्दे ढूंढने लगता है। समझ रहे हो जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ? बात यह बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो ये अलग से पैसा खर्च करने वाले लोग हैं, ये डिमांड को बढ़ाते हैं, और मांग बढ़ती है, उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाती। जब सप्लाई नहीं हो पाती, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए 2 पंखे हैं उदाहरण के तौर पर, खरीदने वाले 4 हैं। उसने कहा कितने का है साहब? बोले 1000 रुपये का। तो वो दूसरा कहेगा मुझे ज़्यादा जरूरत है, मैं 2000 दूंगा। तीसरा कहेगा मैं 3000। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं 3000 दूंगा। तो इससे वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इसको कंट्रोल करने का काम है RBI का। RBI करती है MP द्वारा। MP मतलब मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा। और मॉनेटरी पॉलिसी को क्या कहते हैं साहब? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में इसके कुछ टूल्स हैं। क्या टूल्स हैं? मैं बता देता हूँ आप लोगों को। टूल्स के बारे में अभी बात करते हैं। भाई एक ट्रिक बताऊंगा, उसको याद कर लोगे ना, तो तुम्हारे टूल्स वूल्स सब याद हो जाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हम बात करें, तो पहले तो ये बताऊं कि कौन कौन होते हैं इसमें। ये पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है RBI द्वारा बनाई जाती थी, लेकिन 2016 से इसका नाम कर दिया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। 2016 से इसका नाम क्या हो गया? MPC। क्या हो गया? मौद्रिक नीति पॉलिसी कमेटी। 2016 से इसका नाम चेंज हुआ। इसमें टोटल होते हैं, एक तो होता है साहब गवर्नर, याद रखना, ये अध्यक्ष होता है, गवर्नर अध्यक्ष। दूसरा होता है डिप्टी गवर्नर, एक कोई भी डिप्टी गवर्नर होगा। इसका कमेटी का अध्यक्ष कौन है? ये। तीसरा होता है
सेंट्रल बैंक में से कोई अधिकारी, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, तीन तीन होते हैं सरकारी अधिकारी, मतलब सरकार द्वारा नियुक्त, सरकार द्वारा भेजे गए। तो टोटल कितना हो गए? 6 मेंबर हो गए, 6 सदस्य होती है ये, ठीक है, 6 सदस्य होती है। इन सदस्यों का कार्यकाल भी लिख लो भाई, बहुत बढ़िया बता रहा हूं, समझ लो। सदस्यों का कार्यकाल है 4 साल, समझ लो। सदस्यों का कार्यकाल 4 साल है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग कितनी होती है? 2 मंथ में एक बार होती है। अब देखो जगह तो बची नहीं, फिर भी कुछ चीजें बता देता हूं। क्या काम होता है इसका? बैंक रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, स्वीट स्टूटी लिक्विड रेशो, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये चीजों को कंट्रोल करने का काम इसमें होता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ अभाव है, किसी दिन और यहाँ से शुरू करेंगे। अगली आरबीआई यहाँ से ही शुरू करेंगे जहाँ से छोड़ी है, ठीक है? क्लियर, समझ रहे हो? मैंने काफ़ी कोशिश किया आप लोगों को अच्छे से बताने की। यहाँ से ही शुरू करेंगे कि बैंक रेट क्या होती है, सीआरआर क्या होती है, एसएलआर क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, कितने दिन के लिए ली जाती है, क्या क्या जमा करना पड़ता है, जमा करने के बिना लिया जाता है, क्या क्या है ये व्यवस्था, बात करेंगे हम आगे। कब? नेक्स्ट पे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष, तो 37वें अध्यक्ष अभी बने मिथुन मिन्हास, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिथुन मिन्हास को ये दिया गया है पद 37वें बीसीसीआई। बीसीसीआई क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है, और ये आप लोगों को पता है कि सबसे ताकतवर बोर्ड है। आईसीसी भी इसके सामने झुक जाता है। आईसीसी के अध्यक्ष इस समय हमारे जय शाह, जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। और एक चीज और याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आईसीसी का कहाँ है? दुबई में है, ठीक है। महिला विश्व क्रिकेट विश्व कप के दौरान प्रॉमिस टू चैलेंज अभियान किस संगठन ने शुरू किया? महिला विश्व कप चल रहा है, ठीक है, इसमें एक प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। मतलब बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। ये करा है यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने। देखो यूनेस्को में बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। यूनेस्को क्या? 16 नवंबर 1945 को बना, हेडक्वार्टर पेरिस, समझते रहना। WHO 7 अगस्त 1948 को बना, हेडक्वार्टर जिनेवा। और भाई सुन लो, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। किस दिन? बर्ड हेल्थ डे, 7 अगस्त। यूनिसेफ के बारे में अभी बात करेंगे। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यूनिसेफ है क्या? इसका उत्तर भी यूनिसेफ है भाई। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड तो सब जानेंगे हम, नेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी। एजुकेशन नहीं लगाया कोई भी, फंड, इमरजेंसी फंड, ठीक है। ये है। कब बना ये? 1946 में बना। कब बना? 1946 में, 11 दिसंबर 1946 को बना। कितने सदस्य हैं इसमें? सदस्य 211 है। अरे चल जा भाई, सदस्य 211 मेंबर है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। देखो उस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, यूनेस्को और यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। क्लियर हो गई बात? ठीक, ये वाला फंड है, ये इस तरह से करता है। अब यहाँ पे मैं यूएनओ के बारे में भी बता दूँ। यूएनओ कब बना? चलो नेक्स्ट पेन से बनाते हैं। 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ डे 24 अक्टूबर। बात आ रही समझ में? कितनी होती है इसमें सिक्योरिटी काउंसिल?
सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? 5 परमानेंट, 10 अस्थाई, ये स्थाई। स्थाई के नाम लिखो। चीन एशिया से, 2 यूरोप से यूके और फ्रांस, 1 अमेरिका बड़ी शक्ति, दूसरी छोटी शक्ति जिसका नाम है वो रशिया, रूस। अच्छा, ये जो होते हैं 5, ये तो परमानेंट होते हैं, इन्हें वीटो पावर मिली होती है। क्या मिली होती है? वीटो पावर। इन्हें क्या मिली होती है? वीटो पावर। अस्थायी सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, ये बताओ, अब सब लोगों ने समझ गए कि ये भाई हमने 5 सदस्य तो मान लिए साहब, वीटो पावर मिली हुई है, दुनिया धाने की चीज़ें इन्हें मिली हुई हैं, सब कुछ इनके पास है। ये बताओ इनका क्या काम है? इन बेचारे गरीबों का, ये जो 10 दिख रहे हैं, इनका क्या काम है? इन्हें खाली सिंबॉलिक बने हुए? नहीं। सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव लाया जाता है, आप समझ लेना प्रस्ताव। तो प्रस्ताव में 10, 5, 15, 15 का कितना होता है? लगभग 8 सदस्य, 16 दूनी 8, हाँ 8 सदस्य प्रस्ताव को पारित करेंगे। तो जब पारित करते हैं तब 8 मेंबर की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब वोटिंग राइट सबको बराबर है, वीटो पावर नहीं है। बात समझ रहे हो? वोटिंग राइट सबको बराबर है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1948 में जम्मू कश्मीर का मुद्दा सबसे पहले कहाँ गया था? यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में गया था कि ये किसका पार्ट है। तो सब चीन ने भी बोल दिया किसका है? पाकिस्तान का। अमेरिका क्या बोला? पाकिस्तान का। इंग्लैंड किसका बोला? पाकिस्तान का। फ्रांस किसका बोला? पाकिस्तान का। लेकिन एकमात्र था रूस। रूस ने इसमें वीटो पावर का इस्तेमाल किया। और याद रखना, भारत के लिए एकमात्र व्यक्ति है जिसने वीटो पावर का, और आज तक पहली और आखिरी, अभी तक नहीं हुई है दूसरी वीटो पावर। पहली वीटो पावर थी। उसने मना करा, उसने कहा कि साहब ये भारत का हिस्सा है, तो वहीं पर मामला दब गया। ठीक है, और बात कर ले चलो। एक होती है आर्थिक सामाजिक परिषद। आर्थिक, तो एक मैंने बता दी, दूसरी है ये यूएनओ का दूसरा अंग है, आर्थिक सामाजिक परिषद। इसको बोलते हैं इकोस। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं इसमें? 54। इसके बाद होती है तीसरी न्यास परिषद। ये ट्रस्टीशिप होती है, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होती है इसके बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, किसी दिन और डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। चौथी जनरल असेंबली है, महासभा। 5वीं सचिवालय इसका। सिक्योरिटी काउंसिल से सहित सबका हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट कहां पर है? हेग में है। एक कहां? स्विट्जरलैंड में, वो सॉरी नीदरलैंड में। ठीक, कितने होते हैं? 15 जज, 9 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, 15 जज 9 साल के लिए, और इसका हेडक्वार्टर हैग में। ये सारी बातें हमने बता दी। कुल मिलाकर 6 ब्रांचेज हैं। कितनी ब्रांचेज हैं? 6 ब्रांचेज हैं। अब आप लोग यूएनओ के बारे में समझ गए होंगे। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन, मतलब उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। दिल्ली में सबसे बड़ा लग रहा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, याद रखेंगे इसको। ठीक है, दिल्ली वैसे भी। पहली सीमा पार रेल लाइन किसके साथ समझौता किया गया था? भूटान के साथ समझौता किया। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये कहाँ से जा रही है? कोजाघार। कोजाघार कहाँ? असम में है। और गैलेपू, गैलेपू कहाँ है? भूटान में है। पहली रेलवे लाइन जाएगी किसको चीरती हुई? पहाड़ों को चीरती हुई। भूटान के बारे में बात करें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू।
करेंसी नगुल-ट्रम। कहते क्या है इसको? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। पूरी तरीके से पहाड़ी राज्य, पूरी तरीके से पहाड़ी देश, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हो, हिमालय से, हिमालय की गोद में। तो भारत जो है रेलवे लाइन लेके जा रहा है कहाँ? कोंझाघार। कोंझार, कोंझार से याद रखेंगे, ठीक है। असम में है, गैलपू तक जा रहा है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती कौन सी मनाई गई थी? तो 156वीं जयंती मनाई गई थी। 3 आंदोलन आपको सब लोगों को पता है, सहयोग आंदोलन, सबने आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। तो जीतने वाले कौन कौन है? एक तो शीतल सिंह, शीतल सिंह के नाम पर आप याद रखेंगे, कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। और क्या है इनके साथ? इनके पैर और हाथ, मतलब हाथ दोनों नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है। एक और जीते हैं जिनका नाम है तोमान, तोमान ने भी क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है। एक है दीप्ति जीवनजी, इन्होंने मेडल जीता है, ठीक है। तो इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने इसमें मेडल जीता है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को का, अब यूनेस्को मैं बता चुका हूं तो दोबारा भी यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, किसी दिन और बताएंगे यूनेस्को के बारे में। कोल्ड डेजर्ट क्या होते हैं ये भी बताएंगे। किस नेटवर्क में शामिल किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है पिन वैली, मैंने कल भी बताया था, नेशनल पार्क, वहां पर इसको शामिल किया गया है, ठीक है। किसको शामिल किया गया? यूनेस्को के नेटवर्क में, बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। क्या नाम है इसका? कोल्ड डेजर्ट। तो याद रखें कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है। क्रिक्स बॉक्स किससे संबंधित है? क्रिकेट से। इन्होंने अभी संन्यास ले लिया भाई। क्रिक्स बॉक्स किससे हैं? क्रिकेट से, इन्होंने संन्यास ले लिया। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भारत, इंडिया का है। इंडिया में याद रखेंगे, सब अलग अलग मिलते हैं। दलजीत दोसांझ को मिला है, ये पंजाबी एक्टर हैं, और इनको मिला है ये एमी इंटरनेशनल। क्या है, मैं एमी इंटरनेशनल के बारे में बता दूं, न्यूयॉर्क से दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? अमेरिका से बाहर नाटक के लिए दिया जाता है, अमेरिका से बाहर किसी भी टीवी शो के लिए, मतलब अमेरिकन को नहीं मिलेगा। तो ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक, अच्छा 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। देखो बहुत कम समय में एआई की गहराई में गोता लगाया द लर्निंग अड्डा ने, आपने मेरे साथ लगाया, और इसीलिए आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक जरूर भेजिए। कुछ अच्छी बातें हैं जो हम इसमें कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।